से तेलंगाना का रुख करते हुए मैं कृषांक माने जी आपके पास आते हुए, कृषांक जी, तेलंगाना के रिजल्ट को देखें, 2014 में बीजेपी 10% वोट 1 सीट, 2019 में बीजेपी 4 सीट 20% वोट, तो लगातार उसका वोट शेयर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी आपके नेता पर लगे हुए हैं। ऐसे में क्या स्थिति बन रही है, कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं वहां पर? सचमुच में भाजपा बढ़ रही है, अगर सचमुच में 400 पार हो रही है, तो उनके यहाँ जो कार्यकर्ता है या उनके यहाँ जो युवा है, उनको उम्मीदवार बनाए। आप बोल रहे थे ना, युवा चेहरा, युवा चेहरा कौन है तेलंगाना में? युवा चेहरा भाजपा का 17 उम्मीदवार है, एक तो पक्का सीट है एमआईएम का, और 16 सीट में 7 तो उम्मीदवार हमारे बीआरएस से लिए हुए हैं। 4 तो हमारे सांसद थे, 3 हमारे विधायक थे। 7 उम्मीदवार आप भाजपा के हमारे बीआरएस से लेते हो और कहते हो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि 400 आ रहे हो, युवा चेहरा है, और इन्हीं को आपने भ्रष्ट कहा, कॉन्ट्रैक्टर कहा, इनके ऊपर आरोप लगाया। 3 महीने पहले हमारे पास चुनाव थे ना, इनके ऊपर आरोप करके, अरे चित्रा जी सुबह पार्टी में ज्वाइन करते हैं और शाम में टिकट दे देते हैं। अरे वाह, बहुत स्ट्रांग है भाजपा। तो हम कह रहे हैं कि इनके पास उम्मीदवार ही नहीं है, जिनके पास खड़ने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है, वो क्या जीतेंगे? बहुत सारे झूठ बोले थे, थोड़ा लोग उन्होंने बिलीव कर लिया था कि कुछ आ जाएंगे भाजपा। देखा है ना, असेंबली में 8 सीट आए उनके। अरे उनके सिटिंग जो बंडी संजय जी थे ना, एमएलए चुनाव हार गए। अरविंद जी विधायक के चुनाव में हार गए। किशन रेड्डी जी तो खड़ने के लिए भी डर गए। अब इनको फिर से कैसे? 3 महीने पहले तुम विधायक के चुनाव में हार जाते हो, अब 3 महीने में क्या पलटी हो गई कि बंडी संजय जी बड़े नेता हो गए, अरविंद जी बड़े नेता हो गए, क्यों जीतेंगे? ऐसे ही सिर्फ मोदी जी के नाम पे ये लोग वोट पूछते हैं। इनके पास उम्मीदवार नहीं होते, इनके पास मुद्दे नहीं होते। हाँ। इसीलिए आपने बोला ना हमारे ऊपर आरोप है। यस, अगर आरोप है तो ये नाम पर मांगे जा रहे हैं ना, क्या ये आप लोगों के लिए चिंता का सबब है? क्योंकि वोट तो मोदी के नाम पर ही मांगे जा रहे हैं। आप किसी भी जगह चली जाइए, चाहे मैं तिरुपति की बात करूं जहां पर इस वक्त मैं बैठी हूं, मैं चेन्नई गई थी, चाहे वायनाड हम चले गए, मोदी जी के बड़े बड़े होर्डिंग्स पोस्टर लगे हुए थे, जबकि वहां पर प्रदेश अध्यक्ष केरल बीजेपी के चुनावी मैदान में है। दूसरे हिस्सों में कन्याकुमारी चली जाइए, हर जगह 3 राज्यों से मैं भी होते हुए आ रही हूं, हर जगह तो मोदी के नाम पर ही बीजेपी वोट मांग रही है। क्या यह आपके लिए बड़ी चुनौती है कृषांक जी? चित्रा जी, अभी तो चुनौती नहीं है, क्योंकि आप उल्लू 1 बार बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, 3 बार बना सकते हो, 10 साल कैसे बना सकते हो? ये दूसरा टर्म है मोदी जी का। उन्हीं के नाम पे अगर पूछेंगे तो तेलंगाना लोग बोलेंगे ना, आपने क्या किया है तेलंगाना के लिए, ये भी पूछेंगे मोदी जी को। तो वो सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है ना, पर ये सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि 10 साल तक आप भी कैसे बेवकूफ बना सकते हैं? आप बिल्कुल पूछेंगे। हम तो अभी प्राइम ऑपोजिशन में ये भी लड़ेंगे। आप ऑपोजिशन आओगे या उससे भी नीचे आओगे, वो भी देख लेंगे। चलिए बिल्कुल, मैं एक एक करके सबका जवाब देना चाहूंगी। हमारे जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं मौजूद हैं, हिसाब देने की बजाय सिर्फ मोदी के चेहरे पर वोट मांग रही है बीजेपी। वो कह रहे हैं इस बार कामयाबी नहीं मिलेगी। जल्दी से आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद मैं नहीं, 10 सालों का हिसाब किताब है चित्रा जी, 10 सालों का हिसाब किताब है, और एक मिशन 400 नहीं है, उसके साथ एक विजन भी है, और वो विजन भी प्रस्तुत हो गई है, और इनका जो काम है वो सबको दिख भी रहा है। भाई साहब से मैं कहना चाहूंगी, इनको तो बड़ी तकलीफ हो रही है। आपने संजय बांदी का नाम लिया, वो एमपी भी तो जीते थे, आप विधायक होने की बात कर रहे हैं, तो वो आप बता नहीं रहे बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, हमारे एक बहुत अच्छे सम्मानित जर्नलिस्ट बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप 35% की बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि 35% जो है कम से कम जरूरी है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे अगर त्रिकोणीय मामला है या चौतरफा मामला है, तो वो 35% का जो आप बता रहे हैं कि वो मिनिमम चाहिए एमपी बनने के लिए, वो बदल जाता है, वो सब्जेक्टिव है। तो उसी तरह से आप देख रहे हैं तमिलनाडु में जो हो रहा है कि एआईडीएमके डीएमके एक दूसरे से भी लड़ रहे हैं, और एआईडीएमके का नेतृत्व कैसा है हम भी समझ रहे हैं इस बात को। अब बाकायदा वहां पे लड़ाई इस बात की है कि भाजपा को किसी तरह से हटाओ। तो जब ऐसी स्थिति बन रही है और एक नया विकल्प के तौर पर एक युवा नेता आ रहा है, तो वहां पे यह है, कर्नाटक में इतनी उदासीनता है और दुख है लोगों को कि कर्नाटक में विधानसभा के बाद जो हुआ है उनके साथ, जो हशर हुआ है, एक एक करके मैं आपको बताना चाहूंगी। इतने इश्यूज है वहां पे, और मैं आपको पूरी गंभीरता के साथ कह रही हूं,
और अपना नाम दांव पे डाल रही हूं कि आप देखिएगा कर्नाटक के नतीजे। तेलंगाना में बड़ी बड़ी बातें भाई साहब कह रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कितने घोटाले, गड़बड़ घोटाले हुए हैं और किस तरह से के कविता जी अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनेगा तेलंगाना में खास तौर से, लेकिन लेकर चलते हैं जरा कर्नाटका। मैं एक बार कर्नाटक चलती हूँ। मनीष कुमार जी हमारे साथ जेडीएस से जुड़े हुए हैं। मनीष जी, सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में, ऐसे वो कौन सा मुद्दा लेकर आएंगे आप लोग जिसके बलबूते लग रहा है ऐसा कि बीजेपी, टीडीएस, ये तमाम पार्टियां कर्नाटका में कमाल कर जाएंगी? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो जब लास्ट में जो विधानसभा अभी चुनाव हुए हैं उसमें इनके 42% वोट शेयर था और जेडीएस के पास 13% था और 36% बीजेपी के पास था। अब दोनों का अलायंस है और दोनों को मिला दीजिए 49% होते हैं। आप 2019 का भी रिजल्ट आपके सामने है और 2024 का भी आपको पता लग जाएगा। तो बिल्कुल कर्नाटक में उस समय भी इनके पास सरकार थी, लेकिन बाद में जब चुनाव हुआ, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, तो उसमें रिजल्ट सबको मालूम है क्या हुआ। और इस वक्त जो मैं आपको बता रहा हूं कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अब इस एजेंडा कौन सेट कर रहा है देश में इस वक्त? इधर चुनाव तो बैटल परसेप्शन है, परसेप्शन कौन क्रिएट कर रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। एजेंडा तो यूं सेट कर रहे हैं ये, और ये जिस तरीके से कर रहे हैं कि एक सुरक्षा चक्र समझ लीजिए, एक भी कड़ी ना छूटे। तो वो नॉर्थ इंडिया में जो हिंदी हार्टलैंड है वहां तो उनका वर्चस्व है ही, उसके बाद वो साउथ में पहुंच गए हैं और साउथ में इस वक्त चर्चा का विषय है। अब पता कर लीजिए, तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में तो कर है ही। आप पता कर लीजिए वहां पर घर घर में इस वक्त यही चर्चा हो रही है। तो उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया है, उस नैरेटिव पे भाजपा आगे चल रही है। और कर्नाटक में जहां तक मैं बात करूं तो जेडीएस और ये दोनों मिल करके सारी सीटें जीत लेंगे। इनका आपस का झगड़ा नहीं सलट रहा भाई। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम है, आए दिन रात को ख्वाब देखते हैं, वो दिन में भी देखते हैं कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, तो वो तो उनका आपस में ही नहीं हो रहा। तो जहां तक बात है बीजेपी का और जेडीएस का, ये दोनों मिलकर 28 सीटें जीतेंगी। लास्ट टाइम इन्होंने रूरल बैंगलोर इन्होंने जीता था, इस बार डॉक्टर मंजुनाथ वहां खड़े हैं, वो हार्ट के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो इनका इलाज कर देंगे इस बार। तो ग्राउंड जो रियलिटी है पूरे देश की बात करें हम, सिर्फ कर्नाटक और साउथ की बात नहीं करें हम। नॉर्थ में तो उनके पास है ही। अब कौन किसका इलाज करेगा इसके लिए तो देखना होगा। 19 तारीख को पहले चरण के वोट पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो बातें आपने कही हैं, मैं उसको आगे बढ़ाते हुए पुल्लाराव जी आपकी बातों पर कुछ जोड़ना चाह रहे थे, सीधे उनका रुख कर लेती हूँ। पुल्लाराव जी, मैं चाहूंगी कि इस पर आप अपनी टिप्पणी कर दिया। आप हाथ उठा रहे थे बहुत देर से। जैसे सही था, मैं शाहजिया जी का बात सुना, 35% एक रूल नहीं है। मैं भी बोल रहा हूँ 2-3 सीट में तमिलनाडु के बीजेपी। मैं फौरन लौट रही हूँ। बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से देते हैं। शराब घोटाला, आपको बताते चले, एक तरफ शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार उनकी पार्टी के लोग उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने सदस्यता भी, प्राथमिक सदस्यता जो होती है वो भी छोड़ दी है। राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में मंत्री थे। उन्होंने कहा है कि पार्टी की भ्रष्टाचार को लेकर जो नीति है उससे वो सहमत नहीं थे, इसीलिए इस्तीफा दे रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी की जो नीति थी उससे वो सहमत नहीं, इसीलिए इस्तीफा दे रहे हैं। राजकुमार आनंद ने पार्टी में दलितों का सम्मान नहीं होने पर भी आरोप लगा दिया है आम आदमी पार्टी के ऊपर। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कुछ समय पहले ईडी ने छापेमारी भी की थी। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि चुनावों के ठीक पहले अगर किसी मंत्री का इस्तीफा होता है किसी पार्टी से, न सिर्फ उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया बल्कि आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है। अब सवाल यह है आपके लिए, भ्रष्टाचार पर आपके रुख पर उनकी ओर से सवाल उठाए गए थे, आपके लिए क्या मुश्किलें यहां पर बढ़ गई हैं? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनते हैं। यही है राजकुमार आनंद, जिनके यहां 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है।
पूरी की पूरी बीजेपी कह रही थी, सारा केंद्रीय नेतृत्व, इनके बड़े बड़े नेता नड्डा जी हो, अनुराग ठाकुर हो, पीयूष गोयल हो, सबने बयान दिया राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। बस देखना आपको यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेकर कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए। हम उनको धोखेबाज कहेंगे, हम उनको बेईमान कहेंगे, हम उनको ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। मैं मानता हूं एक परिवार चलाने वाला आदमी, बच्चे हैं, परिवार है, इज्जत है, रिश्तेदार हैं, ऐसे में ईडी पकड़ के ले जाएगी, तिहाड़ में सालों सड़ाया जाएगा, ये सुन के वो डर गए। हर आदमी संजय सिंह नहीं है। कई बार पार्टी कुलीग्स से ये बात कह रहे थे कि जैसे ही थोड़ा एक्टिव होता हूं फोन आ जाता है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब में सरकार है, दोनों ही जगहों से उसके लिए अच्छी खबर नहीं सामने आ रही है। सांसद आम आदमी पार्टी के कुछ दिनों पहले उन्होंने पंजाब में इस्तीफा दिया था और अब एक मंत्री का इस्तीफा भ्रष्टाचार के मामले को लेकर पार्टी की नीतियों से वो संतुष्ट नहीं थे, ये आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता उन्होंने छोड़ दी है। अब इस पूरे मामले में दिल्ली की जनता का क्या रिएक्शन रहता है चुनावों में, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।